हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स सुपरचार्ज वीडियो रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है ये है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको हम 4 अलग अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ हम साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चरल टॉपिक को भी इसमें शामिल करने वाले हैं और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, जो तथ्यात्मक जो जानकारी है, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सामान्य विज्ञान को 2 पार्ट में हम लेकर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर जा रहे हैं, आज की जो वीडियो रहेगा उसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहाँ पर लेकर डिस्कस करेंगे और जो सेकंड वीडियो हमारे यहाँ पर आएगा उसमें हम बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो 2 वीडियो में आपकी पूरी साइंस को हम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे जरूरी एक मुद्दा है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, यहाँ पर रिवीजन जो एक मुद्दा आता है। देखिए, समय का एग्जाम का जब टाइम आता है, एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो गलतियां इत्यादि करते हैं कि रिवीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। रिवीजन का इंपॉर्टेंस कहने का मतलब है जो चीज आपने साल भर पढ़ी होती है उस चीज को ना पढ़ करके आप एग्जाम के टाइम से पहले कुछ नया खोजने में लग जाते हैं। कोई नई मटेरियल मिल जाती है, कोई नई बुक मिल जाए, कोई नई पीडीएफ मिल जाए, कोई यहाँ पर कोचिंग के यहाँ पे संस्थान के कोई नोट्स मिल जाए, कोई नई मैगजीन इत्यादि मिल जाए, जिससे हम यहाँ पर सारा पढ़ें। लेकिन आपको उन चीज़ों पर भरोसा नहीं रहता जिनको आपने लगातार साल भर पढ़ा है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है, मैं आपको इसको बता दूं कि रिवीजन जो आप करने जा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं पे भरोसा करिए। आपको जो टॉपिक मैगजीन में है या फिर आपको कोई कोचिंग के नोट्स ढूंढ रहे हैं या कुछ अन्य चीज़ें आप यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा यहाँ पे है, इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, उनमें भी वही सिलेबस है, वही टॉपिक है जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। इसलिए वो चीज़ें आपको जो नई लगेंगी, किस तरह सिस्टमेटिक है, क्या जानकारी कहाँ दी गई है, उसको पढ़ने में समय लगेगा। एक बार जब तक आप उसे पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तब तक वो चीज़ें आपको थोड़ा सा याद होनी शुरू होती हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो आपने स्टडी पढ़ रखा है या जो टॉपिक से पढ़ रखा है या बुक से पढ़ रखा है या नोट से अगर आपने पढ़ रखा है, आपको वो शब्द, पेजेस पलटने के साथ ही वो कंटेंट आपको याद रहता है। इसलिए मेरा जो सजेशन है, एग्जाम होने से पहले नई चीजों पर भागने से बजाय आपको पुरानी चीजों पर भरोसा रखें। यानी कि जिन स्टडी मटेरियल को आपने अब तक पढ़ा है उन्हीं को रिवीजन के लिए भी यहां पर अप्लाई करें। नई चीजों को ना पढ़ें, बल्कि जो चीजें आप पढ़ते आए हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करें। रिवीजन के संदर्भ में यहाँ पे देखिए, आपको मैं ये रिवीजन जो करा रहा हूं, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज से, आप इन्हें सिर्फ रिवीजन के पर्पज से देखें। आपको नए कंटेंट या पीडीएफ या नोट्स के पीछे मत भागिए। आपने जो पढ़ा है, मैं आपको कहता हूं, आपके पास जो पीडीएफ है, जो आपके पास बुक है, मैं बार बार कहता हूं कि आप इस वीडियो के साथ साथ उन्हीं चीजों को पढ़ें। आपको ये रिवीजन के पर्पस है, आपको टेस्टिंग के लिए, आपको क्वेश्चंस के लिए, आप उन चीजों का यहाँ पर फायदा इसके माध्यम से उठा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इसको बार बार सुनते हुए। और इसी को सुनते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक बुक उठा लीजिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपने, जो भी बुक आपके पास है साइंस की है या जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं, उसी को उठाकर पढ़ते चलिए। तो क्या हो गया, रिवीजन जो है मल्टीपल टाइम है। एक बार अपने आप से सेल्फ स्टडी करो, दूसरी बार इस वीडियो को देखो, एक बार फिर पढ़ो, फिर वीडियो को देखो, 2 बार वीडियो देख लो, 2 बार अपने स्तर पे पढ़ लो। आपका 100% आप इस टॉपिक पर यहाँ पर आपकी कमांड बन जाएगी। आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे करके आओगे। बस इस बात को यहाँ पे गांठ बांध लीजिए और 1 महीने सिर्फ इसी तरीके से स्टडी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम से पहले अगर आप देख रहे हैं तो इसे आप यहाँ पे जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अपने इस वीडियो में साइंस को लेकर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेकर के किस तरीके के टॉपिक्स हैं, क्या क्या सिलेबस है इसके अंतर्गत और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, उनको लेकर के क्या राय रहती है। तो सबसे पहले देखिए, जो भौतिक विज्ञान शुरू करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ते हैं। और फिजिक्स में भी पहला जो टॉपिक यहां पर आपको देखिए आता है, मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियों को लेकर के, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां पे देखिए, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो जूल और कैलोरी दोनों ही समान चीजों के संदर्भ में आती हैं। इसी तरह विद्युत विभव के संदर्भ में जो सही कथन है कि यह एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, परिणाम दिशा के संदर्भ में यहां पर चीजों को ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा। इसी तरह रिगलमैन स्केल का प्रयोग घनत्व के मापन होता है, तो किसके घनत्व के मापन में, धुएं के घनत्व के मापन में जिस स्केल का प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं रिगलमैन स्केल। कुछ सूची और मात्राएं और उनके एसआई मात्रक को मिलान करके काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, लेंस की जो क्षमता होती है उसको डायप्टर से नापते हैं, ऊष्मा जो होती है जूल यहां पर, और रेडियो एक्टिव की सक्रियता होती है वो बेकुरल, इसकी यहां पर एसआई मात्रक होते हैं। इसी तरह देखें, कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक पूछे गए, जैसे कि यहां पर भी वही है, दाब पास्कल है, शक्ति या बल का न्यूटन होता है, तापक्रम का देखें तो केल्विन होता है और ऊर्जा का देखें तो जूल होता है। यानी कि मात्रक को लेकर के ध्यान रखें, सदिश राशियां, अदिश राशियां, मात्रक, एसआई मात्रक, इनको लेकर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बनते हैं। इसी तरह यहां पे और देखते हैं,
अगला यहां पे देखिए, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक है यहां पर जूल। तेल का एक बैरल लगभग होता है कितना, 159 लीटर। और चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार जो है बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसके क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज भारतीय वायुमंडल में जैसे कि लेकर आई चंद्रमा से, तो वहां पर क्या चेंज होगा क्या नहीं, तो भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं। इसी तरह सदिश राशियों के संदर्भ में भी ध्यान दीजिए। सदिश राशियां जो हैं, जैसे कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, तो कौन कौन सी राशियां सदिश राशियां हैं, कौन सी अदिश राशियां हैं, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ऐसे ही माप की वह इकाई जिसको हम 0.39 से गुणा करने पर इंच यहां पे प्राप्त होता है वो है सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसकी होती है, तो यहां पर ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत उत्पादन। किलोवाट घंटा जो मात्रक है यहां पे देखिए विद्युत ऊर्जा का होता है। 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ यहां पर आपको जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है और 100 नॉट की जो गति होती है वो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। इसी तरह यहां पर अगला जो टॉपिक यहां पर आया सही सुमेलित करने को लेकर के, तो 2 क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। पहला यहां पर आप देखिए दिया हुआ है, एक तरफ यंत्र का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो राशियां जो यहां पर इस यंत्र से नापी जाती हैं। जैसे कि हम एनीमोमीटर से यहां पे जो मापते हैं वो है वायु की गति, एनीमोमीटर से। इसी तरह अमीटर से यहां पे देखिए आपको विद्युत धारा मापी जाती है। टैकोमीटर से हम देखें तो यहां पर घूर्णन की गति मापते हैं, और पायरोमीटर से अगर हम देखें तो यहां पर उच्च ताप को मापा जाता है। इसी तरीके से वायु की जो गति हम मापते हैं किससे मापी जाती है, तो यहां पे ध्यान रखिए एनीमोमीटर। और दूरी की जो इकाई नहीं है वो है आपका वर्ग में। इसी तरीके से यहां पे देखिए कुछ राशियों को उनकी इकाई से जोड़ना है, मिलान करना है। सूचियां यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उच्च वेग की इकाई यहां पे देखिए मैक, तरंग दैर्घ्य को देखें हम एंगस्ट्रॉम, दाब को देखें तो पास्कल, और ऊर्जा को देखें तो जूल। ये इस तरीके की आपको यहां पर राशियां आती हैं। इसी तरीके से सूची और मिलान करने को लेकर और भी सारे प्रश्न यहां पर साइंस में आए हैं, जैसे कि भौतिक राशियां इकाइयों में त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई है, तो बल की अगर हम देखें तो न्यूटन हो गई। और इसके बाद यहां पर देखिए कृत कार्य को लेकर के जूल हो गई, आवेग को देखें तो न्यूटन सेकंड हो गई। इसी तरह कुछ और भी काफी सारे देखिए इस तरह के प्रश्न आपको बनते हैं, इसलिए जब भी यहां पर भौतिक राशियों इकाई वाले पढ़ें तो वहां पर उनके मात्रक, एसआई मात्रक कौन से होते हैं, किस में मापते हैं, ये ध्यान रखें। बस ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे। क्यूसेक को देखें, क्यूसेक देखिए द्रव प्रवाह की दर होती है। इसी तरह बाइट को अगर हम देखें जिसमें कंप्यूटर है, रिएक्टर को देखें तो भूकंप की तीव्रता है, और बार को अगर हम देखें तो इसमें दाब आता है। वैसे ही तरंग दैर्घ्य को यहां पर देखें तो एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, और आवृत्ति को हम यहां पर देखें तो हर्ट्ज से यहां पर मापते हैं। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बस रिवीजन ही करना है आपको, ध्यान से मेरे साथ बस जुड़े रहना है, सुनते चलना है। वॉट की इकाई क्या होती है, आप आता है तो आप तुरंत उत्तर भी देते चले। वॉट की इकाई क्या है, शक्ति है। अपने स्तर पे जरूरी नहीं कमेंट करें, आप अपने स्तर पे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। नॉट देखिए तो यहां पर इसकी जो इकाई होती है समुद्री जहाज की गति को हम नॉट में यहां पर मापते हैं। इसी तरह नॉटिकल मील जो होती है वहां पर नौ संचालन की दूरी होती है, और कैलोरी जो होता है उसको हम यहां पर ऊष्मा उसका मापन करते हैं। इसी तरह वेक्टर का परिमाण जो होता है वो बल होता है। दूसरा जो टॉपिक आता है विभिन्न मापक यंत्रों को लेकर के आए हुए प्रश्न, जैसे कि अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी कि नैनो सेकंड से भी कम, यथार्थता जो नापे जाते हैं वो किससे, परमाणु घड़ी द्वारा। इसी तरह पायरोमीटर जो होता है उसके माध्यम से विकिरण ताप मापी होता है। पायर हेलियोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए करते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का ताप मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो पायरोमीटर होता है। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसी तरह सोनार अधिकांशतः जो हम प्रयोग करते हैं नौ संचालकों के द्वारा। इसके बाद वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में जो लाया जाता है वो है हाइग्रोमीटर। भूकंप की जो तीव्रता हम मापते हैं उसके सिस्मोग्राफ के द्वारा।
कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में जो प्रयुक्त होता है वो होता है द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब जो मापने का यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग देखा जाए जो पौधों की वृद्धि को नापने की यहां पर प्रयोग, यानी कि वृद्धि की जो दर है पौधों की उसको हम नापने के लिए प्रयोग करते हैं। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग जो किया जाता है उसकी क्या विशेषता है? उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है वो 10.9 मीटर यानी 10.7 और -7 यहां पर सेंटीमीटर के। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो एक सेक्सटेंट यूज किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं लक्स मीटर। इसी तरह सूची और मिलान को लेकर के प्रश्नों की यहां पर ज्यादातर जो है भरमार है और आप इस तरीके के सूची मिलान प्रश्नों से आप अवगत रहें। ये तथ्यात्मक जो जानकारी है इससे यहां पर देखें, जैसे कि अब उपकरण है, दूसरी तरफ मापन यंत्र है और ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं लगातार, एक एक करके देखते हैं, रिवीजन करने। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए, बैरोमीटर दाब मापने के लिए, स्प्रिंग तुला भार मापने के लिए। इसी तरह स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए, स्फेग्नोमैग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ऐसे ही एक और है एनीमोमीटर वायुवेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, जैसे कई सारी चीजें एक जैसी हैं। अब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय आर्द्रता दोनों है, अब इसके लिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बैरोग्राफ हाइग्रोमीटर के दोनों ही संदर्भों में यहाँ पर इनका ध्यान रखना है। इसी तरह आमतौर पर समुद्र की जो गहराई हम मापते हैं किसमें? फैथम। अगला देखते हैं। इसके बाद झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप क्या करता है? एक तो मस्तिष्क की यहां पे सक्रियता और दूसरा आपकी हृदय गति की दर। इन दोनों ही चीजों को आधार बनाकर ही आपको टेस्ट किया जाता है पॉलीग्राफ के माध्यम से। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें जो प्रयुक्त होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। अगला टॉपिक 2 हो गया। तीसरा होता है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन जो गति है उससे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला इसमें देखेंगे। कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले कुछ विशेषताएं और उनके यहाँ पर जो कण होते हैं उनकी विशेषताएं पता करते हैं। जैसे न्यूट्रिनो जो कण होता है इसकी क्या विशेषता होता है? ये शून्य, इसका द्रव्यमान शून्य होता है। क्वार्क का देखें तो इसका भिन्नात्मक यहाँ पे चार्ज होती है। पॉजिट्रॉन को देखें तो यहाँ पर ये इसके भी जो स्पिन होती है वो भिन्न होती है। और बोसान कणों की बात करें तो इनका स्पिन जो होता है वो इंटीग्रल होता है। इसी तरह एक सितार ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। कैसी? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे सितार के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? ये न्यूटन का नियम है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर जाए, नीचे जाए, किधर जाएगी? ऊपर की ओर यहां पर त्वरित होती है। इसी तरह एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हो, जल में इसका भार कितना माना होगा? तो पूरी तरीके से 0 होगा। इसके बाद अगला टॉपिक यहां पे देखिए, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा क्या रह जाती है? अपरिवर्तित रहती है। इसी तरह जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार यहां पर आपको घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर यहां पर अपरिवर्तित रहेगा, जो घनत्व यहां पर है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो यह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी यहां पर देखा जाए तो आयतन। लोलक घड़ियों में लोलक घड़ियां जो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका कारण क्या है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ जो समय होता है वो भी बढ़ जाता है।
जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें जो महसूस होता है, बाल्टी जो है कैसा कि पानी की सतह से यहां पर ऊपर जो है भारी हो गई। इसी तरह पीसा की झुकी हुई मीनार गिर जाती है, क्योंकि नहीं गिर जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखा जाए गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर यहां पर रहती है और इस कारण से ये नहीं गिरती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। ठीक है। इसी तरह प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो निर्भर करेगा, तो यहां पे देखिए ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए यहां पर वजन पर यहां पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर कुकर के अंदर यहां पर उच्चतम ताप कितना है। देखिए साइंस में बहुत ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन आता है, एक प्रायोगिक क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर जो रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स आपको कहां प्रयोग हो रहे हैं और उस प्रयोग के कारण किस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे यहां पर आप देखिए प्रेशर कुकर के यूज पे पूछ रहा है, लिफ्ट को लेकर के पूछ रहा है, बम इत्यादि आपको हवाई प्लेन से आप फेंक रहे हैं, गुब्बारे की स्थिति को लेकर, कुएं से आपको पानी खींचने को लेकर, तो काफी ज्यादा एक प्रायोगिक जो एक कहते हैं ना कि दैनिक बेसिस पे आपके साइंस का क्या यूज है, उस पर अगर आप नजर रखें उनका कहां पर किस तरह यूज हो रहा है, तो काफी सारे जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि आपको प्रायोगिक या दैनिक जीवन में साइंस का क्या प्रयोग है, और उसी बेस्ड को बनाकर आपके साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को, काफी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसी तरह एक और जैसे ही क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुदाब में यहां पर कमी हो जाती है और इसके कारण ऐसा होता है। रॉकेट जो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो एक और प्रयोग, रॉकेट जो आप देखते हैं उड़ता है, कैसे यहां पर ऊपर की ओर चला जाता है, कौन सी सिद्धांत लगता है? जेट इंजन जो कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसी तरह एक और प्रयोग पूछा गया कि यदि मान लीजिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा क्या? कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहां पर वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरह यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दोगुनी होती है, सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वह होता है जब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। इसी तरह किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है? हमेशा अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसका अंतरिक्ष में भार कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान रहेगा, भार शून्य हो जाएगा। इसी तरह मानव शरीर का भार अधिकतम कहां होता है? तो ध्रुवों पर होता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना यह इंगित करता है कि भाई तूफान आने वाला है, अगर वायुमंडलीय दाब अचानक से गिर जाए तो। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले जाए तो किनारे से वहां पर उसकी दूरी बढ़ेगी। इसी तरह पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ यहां पर पिघल जाएगा तो स्थिति क्या होगी? कि पानी की सतह यहां पर आपको देखा जाए तो अपरिवर्तित रहेगी। इसी तरह एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी जो चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। इसी तरह नदियों में पानी के बहाव के लिए जो जिम्मेदार होता है वो घर्षण का बल जिम्मेदार होता है। इसके बाद देखें पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 270 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसके बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर यहां पर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? कि बैठे बैठे अचानक से पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्थिरता का, जड़त्व का जो नियम है उसके कारण। वायु शक्ति या विंड पावर जो होती है, ऊर्जा का वह भाग जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, कौन सा? गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग पर का समुद्र की सतह से ऊपर जो भाग होता है वो 1/9 भाग होता है। इसी तरह अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, उसका कारण क्या होता है? वहां पे गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाएगी, कि 2 का दूना 4 गुना, ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक अंतरिक्ष यान, ठीक है, काफी सारे यहां पे देखिए आप अंतरिक्ष यानों को देखते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो यहां पर पृथ्वी का मान लीजिए चक्कर लगा रहा है, से एक यहां पर सेब आपको छोड़ दिया जाए तो यहां पे अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति क्या हो जाएगी? गतिमान रहेगी। ठीक है।
कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, एक पॉकेट कैलकुलेटर में यहां पर देखा जो प्रयुक्त होता है वो द्रव क्रिस्टल होता है। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहेगा, परंतु भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किया गया है, ठीक है। अपने अक्ष पर एक उपग्रह पर बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। चलिए अब आते हैं अगले चैप्टर पर। स्थूल पदार्थों के गुणों को लेकर किस तरीके के प्रश्न यहां पर एग्जाम में पूछे गए हैं? जैसे कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है कि त्रिज्या बढ़ जाती है। इसी तरह विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है, जबकि द्रव्यमान जो रहता है वो कैसा? स्थिर रहता है। एक कमजोर यानी कि दुर्बल जो बल है, जब तक अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो वो कैसा रहेगा? उसका गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। अर्धचालक क्या है? तो यहां पे देखिए अर्धचालक जो होता है, जैसे कि सिलिकॉन जो है वो क्या है? एक अर्धचालक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से यहां पर हमेशा कम होता है। लोहे की सुई पारे की तरह यहां पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो लोहे की सुई देखा जाए पानी में डूब जाती है, लेकिन पारे की सतह पर वो तैरती रहेगी, तो उसका कारण होता है उसके पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज जो है पानी पे तैरता रहता है, इसका क्या कारण है? तो सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से यहां पर हमेशा अधिक होता है। इसी तरह जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर हमेशा उठेगा। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है, वह एक क्या है? अर्धचालक होता है। चलिए बात करते हैं कुछ ध्वनि और तरंगों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। जैसे कि मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर। इसी तरह सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकेंड, दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकेंड। इसी तरह क्षेत्र और उससे अनुमानित योग्य शोर स्तर, कहां पर कितना शोर यहां पर होता है अनुमानित स्तर पर देखा जाए तो जैसे कि अगर हम ध्यान दें, आवासीय क्षेत्रों में यहां पर 55 डेसिबल है, शांत क्षेत्रों में 50 डेसिबल होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में 70 डेसिबल है और व्यापारिक क्षेत्रों में यह 65 डेसिबल है। इसी तरह पराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं अगर हम देखें तो किस चाल से? तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से यहां पर वो उड़ते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत यानी कि पिच निर्भर करता है किस चीज पर? आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें प्रत्येक की एक यहां पे अस्थिरता होती है। जिसमें अगर हम देखें तो ध्वनिग्राम की होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, इसमें देखें स्टील में। दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे होती हैं उनको माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। इसके बाद दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में जो प्रयुक्त तकनीकी होती है वो आवृत्ति मॉड्यूलन होती है। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो अवरक्त और रेडियो तरंगे होती हैं। इसी तरह ध्वनि एक हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है क्या? तो अगर वहां पे आप जो डेसिबल है 80 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो हम उसे कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण की स्थिति। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि यहां पर प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन, संवहन और विकिरण ऊर्जा जो होती है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में जो चल सकती है तो वहां पे ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं जहां चल सकती हैं वो निर्वात में। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? करीब 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में हम उपयोग करते हैं तो यहां पे देखिए पराश्रव्य तरंगों का। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी यहां पर घटती जाती है। यह प्रपंच या फिनोमिनन क्या कहलाता है? तो ये डॉपलर प्रभाव का यहां पर एक उदाहरण है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहां होता है? तो देखा जाए धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह पर सुनने वाले के मध्य कम से कम यहां पर दूरी कितनी यहां पर होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर की।
ध्वनि कहां चलती है? तो यहां पर देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह यहां पे ध्वनि चलती है। और इसी तरह चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है कि वे पराध्वनिक तरंगों से निकलते हैं और उन्हीं को यहां पर देखकर, उन्हीं के द्वारा देखिए पराध्वनिक तरंगों के कारण वो आसानी से उसी को आधार बनाकर निकलते हैं और उस यहां से आपको देखा गया निर्देशित होते हैं। इसी तरह ये कीड़ों को नष्ट करते हैं, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण जो होती हैं वो पराश्रव्य तरंगों में होती हैं। सिटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, वो होता है अनुरण। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो रडार। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है, पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, पराश्रव्य तरंग। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं, ऊर्जा। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच से रेशे यहां पे आच्छादित करी जाती है, ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने के लिए। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम वहां पर नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए अगला चैप्टर इसमें आता है ऊष्मागतिकी के संदर्भ में। जैसे कि वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है आर्द्रता। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का जो प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम गामा, बीटा और अल्फा होती है। इसी तरह जब सीले बिस्कुट जो होते हैं वो आपको सीले हो जाते हैं तो यहाँ फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह फिर कुरकुरे हो जाते हैं, तो फ्रिज के अंदर देखा आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी यहाँ पर अवशोषित हो जाती है। इसी तरह गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, 20% यहाँ पर आर्द्रता और 60 डिग्री यहाँ पर तापमान पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने हेतु यहाँ पे सुरक्षित तापमान होता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना सबसे ज्यादा आरामदायक होता है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को यहाँ पे परावर्तित कर देती हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु देखा जाए जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी परत के नीचे पानी यहाँ पर रहता है। और यदि जल का तापमान 9 डिग्री गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा, पहले घटेगा और बाद में यहां पर आपको बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के यहां पर क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने हैं। अभी काफी सारी चीजें जो हैं आपको प्रयोग के संदर्भ में पूछी जा रही है, ठीक है। तो और ऐसे किस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे उसको भी देखते हैं। चलिए आगे इसके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, ठीक है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जमने पर यहाँ पर देखा जाए तो फैलता है, जिसके कारण ये घटना होती है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पसीना जो होता है आर्द्रता के कारण यहाँ पे वाष्पित नहीं होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना यहाँ पर अधिक गति से यहाँ पर वाष्पित होता है। शीशे की जो छड़ होती है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई यहाँ पर बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई नहीं, भी यहाँ पर देखा है पर इसकी चौड़ाई भी यहाँ पर देखा है तो बढ़ेगी। अधिक गंभीर ज्वलक पैदा होता है तो देखा जाए भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम जो चालक होता है, बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? जल होता है। जब बर्फ यहाँ पर पिघलता है तब देखा जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि होगी, कहां? उसके आयतन। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ रातों वाली रातों से कहीं अधिक यहाँ पर गर्म होती हैं क्योंकि देखा जाए तो बादल जो होता है पृथ्वी तथा हवा से यहाँ पे ऊष्मा का विकिरण रोकता है और इस कारण से ये ऐसी घटना होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। इसी तरह यदि एक चाय के प्याले में इस चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट यहाँ पे लगता है, उसी को 70 डिग्री से 60 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लगेगा? ठीक 1 मिनट।
चलिए, तो यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री के संदर्भ में आपको ज़्यादातर जो सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत आप अगर एक बार समझ लें तो उसके प्रयोग सबसे ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि प्रयोग ही सबसे ज़्यादा एक तरीके से पूछे जाते हैं, ये जो कि हमने यहाँ पर अभी तक देखा है। इसी तरीके से जल का क्वथनांक कितना है 373 केल्विन, मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन, जल का अधिकतम घनत्व 270 केल्विन पे और -40 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है 273 केल्विन ए होता है। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे में तापमान क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ने लगेगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं और प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर देखा जाए तो सफेद और अंत में यहाँ पर कैसा हो जाएगा, नारंगी। इसी तरह वायु कूलर यानी कि शीतलक अधिक प्रभावी कब होता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का जो कारण होता है, केंद्र से हट जाने वाला यहाँ पर सेंट्रीफ्यूजल बल। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। इसी तरह परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति यहाँ पर रुक जाए, वो आपका परम शून्य ताप हो जाएगा। किसी बॉडी यानी पदार्थ की गतिक ऊर्जा होगी उसके संवेग के अनुपात में होती है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। इसके बाद बर्फ के दो ब्लॉक यानी टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो एक ब्लॉक बन जाता है, तो बर्फ क्या हो जाता है, एक ब्लॉक बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से यहां पर घटता जाता है। दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे से संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती है, यह प्रक्रिया क्या होती है, इससे ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी तरह हम देखें प्रकाश का जो चैप्टर आता है लाइट, वहां पर से किस तरीके के टॉपिक्स आपको आते हैं, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप प्रकाश पढ़ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न यहां पर बनते हैं। जैसे कि प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है, तो देखा जाए क्या होता है, इसकी अधिक गति। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है धूलकण, ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। दो एक जैसे बल्ब को प्रकाश जोड़ने पर अधिक परेशानी होगी अगर हम उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो ज्यादा रोशनी यहां पर आपको मिलती है। इसी तरह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण किस चीज का है, कुल आंतरिक परावर्तन का। एक ब्लैक बॉडी यहां पर नहीं बनती है, नहीं करता है, एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है क्या, विकिरण का अपवर्तन। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था किस क्षेत्र में दिया गया था, उनका प्रकाश विद्युत के सिग्नल के संदर्भ में खोज के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। इसके बाद प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश जो पाते हैं वो प्रकीर्णन के द्वारा पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है क्या, इंद्रधनुष की घटना। इंद्रधनुष के मध्य में क्या दिखाई देता है, हरा रंग। सूर्य के प्रकाश के रंगों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। जो इंद्रधनुष जो होता है बिग प्योर हम उसको कहते हैं, जो आपको 7 रंगों का होता है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोप का यहाँ पर उपयोग करते हैं। यह किस चीज पर आधारित है, प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा, तो यहाँ पे देखें अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, उसका कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसी तरह प्रकाश वोल्टी जो सेल होते हैं, तो यहां पर देखें सौर सेल। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो मानी जाती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसी तरह कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो है उत्तल दर्पण। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अनंत पर बनेंगे। इसके बाद CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप।
आकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण। प्रकाश में जो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं इसका कारण होता है परावर्तन। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा जो प्रयोग दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से वहां पर देख सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग करके। इसी तरह मृग मारीचिका का कारण है, तो यहां पे देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो यहां पर देखें इसके तरंगदैर्घ्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का जो कारण होता है वो होता है अपवर्तन। इसी तरह दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो यहां पर देखें वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। इसी तरह हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो यहां पर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परावर्तित होती हैं, तो यहां पे देखिए अक्षपट यानी कि रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण जो होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही जो होता है वो 5500 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है। इसी तरह खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रकीर्णन क्योंकि सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन ऊपर उजाला और नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई के द्वारा। प्रसारी विश्व की जो संकल्पना आधारित है वो है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का जो कारण होता है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है तो देखा जाए काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयोग किया जाता है वो नतोत्तर दर्पण या अवतल दर्पण। आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, तो देखिए पीला और हरा रंग के बीच में। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, यहां पे देखिए 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करता है, तो देखा जाए वस्तुओं से एक्स विकिरण पर। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो यहां पे देखिए इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे अपवर्तित रहता है उसकी आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने के से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस विकिरण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। इसके बाद पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब यहां पर दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आंख में जो अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वस्तु छोटा और हमेशा उल्टा बनता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। देखा जाए प्रकाश का जो वेग अधिकतम होता है निर्वात में होता है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्काइड के अति तनु विलयन में फैलती है वो है एट्रोपी। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम जो ऊर्जा होती है वो होती है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य का अंडाकार प्रतीत होना अपवर्तन के प्रभावों का ही कारण होता है। इसके बाद जब समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? अनंत।
खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है वो क्या है? डॉपलर का प्रभाव। अगला टॉपिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लेकर के आए हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि विद्युत की इस्त्री यानी कि प्रेस, हीटर, विद्युत की केटली, एलिमेंट जो हैं वो तत्व एलिमेंट्स जो बने होते हैं वो नाइक्रोम के। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। बिजली का सबसे उत्तम जो चालक होता है समुद्री जल होता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम डायनेमो करता है। अर्धचालक जो हैं वो आपको जैसे कि जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यहां पर होती है। इसी तरह 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए क्या है? आधार सिरे से। इसके बाद जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ यहां पर शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। इसी तरह प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए जो प्रयोग होता है उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी तरह विद्युत उपकरणों में अर्थ का जो उपयोग किया जाता है किस संदर्भ में? यहां पे देखें, सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषताएं क्या होती हैं? कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है कौन? तो यहां पे पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या है? घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो है मोटर। और सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जो हैं वो क्या हैं? अर्धचालक। इसी तरह घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में लगे होते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे यहां पे समान यहां पर विभव पर हो। इसके बाद किसी अतिचालक के द्वारा प्राप्त अधिकतम जो ताप होता है वो कितना होता है? 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण यहां पे भाग क्या है? जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना जो कार्य है किसका है? डायनेमो का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह होता है एलईडी, यानी कि यहां पर आपको एलईडी हो गया। इसके बाद अब आते हैं चुंबकत्व को लेकर के, यानी कि मैग्नेटिज्म को लेकर के किस तरीके के प्रश्न आए हैं। दूसरा इसमें एक और चैप्टर जुड़ता है नाभिकीय भौतिकी, उसको लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। दोनों ही चैप्टर में देखिए चुंबकत्व को लेकर ज्यादा प्रश्न तो नहीं आए हैं लेकिन जो आते हैं उनको ध्यान रखिए। जैसे कि चुंबक द्वारा आकर्षित जो नहीं होता है एल्युमिनियम। कुंडली या जिसे हम कहते हैं कॉइल में टर्न्स की यहां पे संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? वो घट जाती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की भांति यहां पर कार्य करने लगते हैं। और अस्थायी जो चुंबक बनते हैं वो किसके बनते हैं? फेरोचुंबकीय पदार्थों से। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करें, नाभिकीय भौतिकी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपके काफी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कैसे बने? एक नाभिकीय गुण है, क्या है? तो यहां पे देखिए रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है ग्रेफाइट। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह की प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है भारी पानी। इसके बाद प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है होता है कौन सा है? वो समृद्ध यहां पर यूरेनियम होता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का जो कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। इसी तरह
सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सौर ऊर्जा जो उत्पन्न करती है, तो यहां पर भी देखिए सौर ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में जो अंतर है वो नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रियान्वयन नियंत्रित यहां पर होता है। एटम बम किस सिद्धांत पर यहां पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का यहां पे कार्यकारी जो सिद्धांत होता है वो है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखें हाइड्रोजन बम पर। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, तो वह क्या है? तो यहां पर देखिए एक ब्रीडर रिएक्टर। इसी तरह कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है कैल्शियम का। भारत का परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय सेफ्टी पेटी में यहां पर जो अवस्थित है वो कौन सा है? नरौरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली जो घर है वो है कैगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी में सदस्य देशों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 48। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनको टोकामेक डिजाइन यहां पर होते हैं, वो क्या है? नाभिकीय संलयन रिएक्टर। तो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन थे वो हमने साथ में पढ़ लिए। अब लास्ट में कुछ विविध प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो कि फिजिक्स से यहाँ पर रिलेट करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। विविध के अंतर्गत जैसे कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है, तो इस तत्व का जो नाम होगा क्या है? आपका सिलिकॉन। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा? एसएन। इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लियो एल्मो मार्कोनी के द्वारा 1890 के दशक में जिसका आविष्कार किया गया वो क्या है? रेडियो। 1919 में जी ब्रॉडशॉ ने ब्रिटेन में जो आविष्कार किया है वो है स्कूटर का। 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किसका किया था? लिफ्ट का। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन जो होती है 20% होती है। विकिरण के लिए जो आवश्यक यहां पर नहीं है वो क्या है? माध्यम। इसी तरह हिग्स बोसान कण का सामान्य जो नाम है ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल यहां पे ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। इसके बाद स्वचालित कलाई घड़ियों में उपयोग किया जाता है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से यहां पर। इसी तरह जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा यहां पर घर्षण कम होता है। इसी तरह दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वो वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर यहां पर उठ जाता है। जब भी नदी से समुद्र की ओर जाते हैं तो वो नदी से यहां पर देखा जाए तो उठ जाते हैं ऊपर की ओर यहां पर। इसी तरह प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। कौन सी चीज विकृत नहीं करता है? तो अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, ठीक है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग कैसी हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी? तो बढ़ेगी क्योंकि अतिरिक्त हवा यहाँ पर उसके भार के रूप में यहाँ पर आ जाती है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक जो यहाँ पे अंश होता है किसका है अभी तक? ऊष्मीय ऊर्जा के माध्यम थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं भारत में सबसे ज्यादा हैं और वही यहाँ पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाया जाता है जिंक कार्बन का। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए? कार में ही रहना चाहिए। एक्स किरणें जो पदार्थों की अधिक दूरी तक प्रवेश करती हैं क्या कहलाती हैं? कठोर एक्स किरणें। अब चलिए कुछ मिलान करने को लेकर देखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ये फिजिक्स के टॉपिक को हम यहाँ खत्म करेंगे और केमिस्ट्री टॉपिक पर प्रवेश करेंगे।
देखिए यहाँ पे सूची मिलान करने को लेकर है, कुछ अलग अलग यहाँ पर कह सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत पर्टिकुलर किसी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर के तहत सहतूत के वृक्ष, विटीकल्चर के तहत अंगूर और पिसीकल्चर के तहत मछलियों इत्यादि का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इसी तरह रेन प्रूफ यानी कि वर्षा सहकोट तंबुओं को पदार्थों का वर्षा सहगुण का जो कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव होता है। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अंदर आधा स्थल चली जाती है और वहां जहां पानी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह यहां पर क्या होती है, वक्राकार। पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है एक खिलाड़ी के द्वारा फुटबॉल को यहां पर किक करना। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर क्या होगा, वो बढ़ता है और 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन जो होता है क्या होता है, एक कुचालक होता है। तो ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है या जिस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं उनको हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया, स्टडी कर लिया। लेकिन फिजिक्स के साथ साथ हमें यहाँ पर एक और टॉपिक को पढ़ना है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को लेकर के अगर हम देखें यहाँ पर जो टॉपिक आए हैं, जो प्रश्न आए हैं, किस तरीके से रहे हैं और कितने सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग सालों में से लेकर पूछे हैं। केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से फिजिक्स में अगर हम देखें कौन से चैप्टर में किस तरीके ज्यादातर एक व्यवहारिक क्वेश्चन से भरपूर रहा है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर केमिस्ट्री के टॉपिक को भी उठाकर देखें तो केमिस्ट्री भी आपको कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री को लेकर के, रसायन विज्ञान को लेकर के आपको किस तरीके के प्रश्न पिछले कुछ सालों में यहाँ पर पूछे गए हैं और रसायन विज्ञान को पढ़ते समय यहाँ पर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, किन चीजों को ज्यादा रिवाइज करनी चाहिए और पढ़ने समय यहाँ पर आपको व्यवहारिक और सिद्धांतों को किस तरीके से लेना चाहिए। आइए सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर आता है अणु परमाणु और उसकी संरचना को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। नाभिक के आकार की कोटि होती है 1 × 10 की पावर यहाँ पर -15 मीटर। मूलभूत जो कण है वो क्वार्क। एक नाभिकीय जो गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुतम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह क्या होता है, अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भर भिन्न है और परमाणु क्रमांक यहाँ पे समान होता है उनको हम समस्थानिक कहते हैं। एक अणु परमाणु कण यहाँ पर नहीं है, ड्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक जो तत्व है वो यूरेनियम है। न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किया था यहाँ पर चैडविक ने किया और प्रतिकण जो युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकण है। अगला जो चैप्टर यहाँ पे आता है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन को लेकर के। इसमें देखिए पूछा गया जैसे कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो उसके कारण पानी जो निकलता है वो क्या कैसी घटना है, परासरण। इसी तरह शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा है, हीरा है। पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वो देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी में साधारण नमक यहां पर मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः क्या होंगे, बढ़ेंगे और घटेंगे। इसी तरह जंग लगने से लोहे का भार कैसा हो जाता है, तो जंग लगने से लोहे का भार यहां पर बढ़ता है। अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के प्रश्न भी यहां पर आपको आए हैं, जैसे कि कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों से को काटता है वो होता है क्रुक्स कांच। सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार जो घटना होती है वो व्यतिकरण है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का जो नेता थे वो वहां पर देखा कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। जल में आसानी से घुलनशील होता है तो यहां पर देखिए अमोनिया। इसके बाद किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका उल्लेख Hg से तात्पर्य क्या होता है, मरकरी से होता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के काम होता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर जो परत चढ़ाई जाती है तो यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड की।
वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था और इसमें जो प्रयोग किया गया था वो थी कौन सी गैस? सरीन गैस। नदी के जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा जो मापी जाती है ऑक्सीजन की मापी जाती है कि पानी में कितने यहां पर ऑक्सीजन है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त जो पदार्थ है तो यहां पे देखिए सिल्वर आयोथाइड। सड़कों पर काम करने के लिए निकला कलाईवाला बर्तनों को चमकदार रूप से हेतु देने हुए तो उन्हें चमकदार चांदी के समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करते हैं। या तत्व जो होता है जस्ता। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं आपको निश्चेतक के रूप में यहां पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है फास्फोरस। कांच के निर्माण को जो कच्चा माल यहां पे प्रयोग किया जाता है तो यहां पर रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली जो गंध होती है कौन सी है? अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है वो देखा जाए तो आपको टार्टरिक अम्ल। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किस चीज का? जस्ता का। धातु, खनिज और अयस्क एक और टॉपिक जो कि यहां पर आपकी केमिस्ट्री में पूछा जाता है। कई सारे टॉपिक धातुओं के मिलान को लेकर के, मिश्र धातुओं के निर्माण को लेकर के, उनकी प्रक्रिया को लेकर, चरण को लेकर आपको काफी सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है तो देखा जाए मैग्नीशियम। कॉपर व एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं, क्या बनते हैं? तो विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान रहता है जिप्सम। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्यूमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग जो प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी जो धातु कौन सी बन गई है? एंडोडेड्रल फुलरीन। इसी तरह पिच ब्लेंड का मुख्य स्रोत क्या होता है? यूरेनियम। धातु को ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है जहां पर देखा है सोडियम। कठोरतम जो धातु है प्लैटिनम और मूल जो तत्व है वो है रेत। इसके बाद स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो है सोना। अब एक क्वेश्चन आया है सुमेलित करने को लेकर के जहां पर कुछ धातुओं के संदर्भ में दिया है, उनकी विशेषताएं मूल रूप से दी गई हैं। जैसे कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चम जो सुचालक होता है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाने वाली यहाँ पे बढ़ाए जाने वाली जो योग्य धातु होती है स्वर्ण। और ऊष्मा का जो न्यूनतम संचालक होता है वो है सीसा। इसी तरह यहाँ पर भी मिलान करने को लेकर के हैं, जैसे कि हीरा जो होता है कार्बन है का प्रतिरूप है, संगमरमर देखा है तो कैल्शियम का है, बालू जो है सिलिकॉन का और स्नेहक जो होते हैं ग्रेफाइट। इसी तरह आभूषणों में जो प्रयुक्त किया जाता है किस चीज का प्रयोग किया जाता है? गार्नेट का। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं। इसमें देखिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो पदार्थ हैं और उपस्थित तत्व, जैसे कि हीरा जो है कार्बन के रूप में, संगमरमर कैल्शियम के रूप में, रेत सिलिकॉन और रूबी यहाँ पे एल्युमिनियम। एक और चैप्टर आता है जब हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, उसमें आपको कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल से संबंधित काफी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में बने हुए हैं। जैसे कि एक जैव निम्नीकरण बहुलक है, कौन सा? यहाँ पर आप देखें नाइलॉन 6। इसी तरह सुमेलित करने को लेकर जैसे ब्लीचिंग पाउडर देखा जाए तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। वॉशिंग सोडा को देखें सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। इसी तरह वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होते हैं वो क्या है? सल्फर। आगे देखते हैं। वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है कौन सा है? मीथेन।
शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक जो प्रयुक्त होता है कौन सा है? पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक जो उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेटेड। सिगरेट के धुएं में मुख्य जो प्रदूषक होता है कौन सा है? तो यहां पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन यहां पे अनिवार्य कर दिया गया है ब्राजील ने। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसकी बनी होती हैं? पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है आपको देखा जाए तो ऑक्सैलिक अम्ल का। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है देखा जाए तो यहां पे आपका नायलॉन। एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। ठंडे देशों पर पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्कोहल का द्रवणांक यहां पर देखा जाए तो निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक देखा जाए तो आइसोप्रीन। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल होता है वो कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में जो प्रयुक्त मात्रा में प्राप्त होता है कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। आगे देखते हैं। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर यहां पे पंचभुज और खटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, क्या है? तो उसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसी तरह वुड स्प्रीट कहा जाता है, तो वुड स्प्रीट कहा जाता है किसे? मेथिल अल्कोहल को। फिनॉल का उपयोग जो किया जाता है तो यहां पे देखिए बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषता बर्तनों में न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन। और भारी पानी का जो अणुभार होता है कितना होता है? 20। अगला यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बहुलक नहीं है, तो इसमें से कौन सा बहुलक नहीं है? देखा जाए कि कपास का प्रमुख जो घटक है, कपास का प्रमुख घटक जो होता है सेलुलोज। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन होता है वो कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते समय उनका भक्षण करते हैं किस चीज के लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इसी तरह हास्य गैस कहा जाता है, तो कौन सी गैस है जिसे हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। लेड पेंसिल में जो विद्यमान होता है वो ग्रेफाइट होता है। इसके बाद सर्वाधिक कार्बन जो अंश विद्यमान है किसमें होते हैं? काजल में होते हैं। इसी तरह सूची 1 और 2 को संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरफ आपको जैसे कि कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर अम्ल पाया जाता है। जैसे खट्टा दूध, खट्टे दूध में देखा जाए तो आपको लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका एवं अचार में देखें एस्ट्रिक अम्ल होता है। सोडा वाटर शीतल पेयजल में कार्बनिक अम्ल होता है। और सेब में देखा जाए तो आपको मैलिक अम्ल होता है। इसी तरह लैक्टिक अम्ल दूध में, एस्ट्रिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और यहाँ पर ब्यूटायरिक जो अम्ल होता है वो दुर्गंध युक्त यहाँ पर मक्खन में होता है। फाइबर यानी कि रेशा जो आजकल एक एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? कार्बन फाइबर होता है। अगला जो चैप्टर यहाँ पर देखिए चैप्टर आता है छठा, यहाँ पर हम देखें केमिस्ट्री में, वो होता है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उनके यौगिकों को लेकर के। और इनसे जो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं जैसे कि यहाँ पूछा गया कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन यहाँ पे देता है क्योंकि श्वसन दर यहाँ पर आपको जो होता है उसका ह्रास होता है। इसी तरह नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव जो नहीं है, किस चीज का नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पे देखिए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। एक गिलास पानी में नमक का जो घोल होता है, तो एक गिलास पानी में नमक का जो घोल होता है वो समरस होता है। वायुयानों के टायरों को फुलाने और भरने के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली यहाँ पर गैस है वो है नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का यहाँ पे अनिवार्य मूल जो तत्व है यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन है। सर्वाधिक यौगिक जो निर्माण करता है यहाँ पर देखा जाए तो आपका कार्बन का। पेंसिल का जो लेड है, पेंसिल का जो लेड है वो आपको किसका बना होता है? ग्रेफाइट का होता है। ये रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
सर्वाधिक मजबूत जो पदार्थ होता है कौन सा है, तो यहां पर देखा जाए तो ग्राफीन होता है। कार्बन से कौन सी चीज बनी है, तो ग्राफीन कार्बन से बनी होती है। कार्बन की जो मात्रा अधिकतम होती है, तो यहां पर देखा जाए ढलवा लोहे में होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा जो अप्रभावित होती है वो होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में जो प्रयुक्त गैस होता है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद स्वचालित इंजनों हेतु हिमन रोधी के तौर पे जो प्रयुक्त होता है वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो आइसोकार्बन्स नहीं है। कार्बन का शुद्धतम रूप आपसे पूछा जाए तो हीरा होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो देखा जाए मंदक होता है। फलों के मीठे होने का यानी कि स्वाद जो होता है उसका मीठे होने का कारण क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और टेफ्लॉन क्या है, एक प्रकार का बहुलक होता है यानी कि पॉलीमर होता है। अब आता है अगला टॉपिक, अम्ल, क्षार और लवण को लेकर के, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को लेकर के आए हुए प्रश्नों को। इसमें देखिए जैसे कि अभी हमने देखा, कुछ और हमने इससे पहले भी इसके प्रश्न यहाँ पर देखे थे। एस्टिक अम्ल देखा जाए तो आपको सिरका में है। लैक्टिक अम्ल देखें तो दही में होता है। फार्मिक अम्ल देखें तो चींटियों के डंक में होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल देखा जाए तो आपको पालक में होता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, तो देखा जाए दूध जब खट्टा होता है तो उसका कारण क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। ऐसे ही देखिए अमाशय रस में उपस्थित जो अम्ल होता है कौन सा है, हाइड्रोलिक अम्ल है। हड्डियों में जो उपस्थित अम्ल है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में जो उपस्थित अम्ल है एस्टिक अम्ल होता है। और दूध का खट्टा होना तो उसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल। इसी तरह शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान यहां पर 7 होता है। फल सेब में देखा जाए तो मैलिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं आयोडीन के होते हैं। खुले में कुछ देर तक रखा जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है, इसका कारण लैक्टिक अम्ल होता है। दूध का जो औसत पीएच मान जो होता है वहां पर देखा 6.5 से 6.7। कार की बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अनिवार्य वसा अम्ल जो नहीं है तो स्टेरिक अम्ल है। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है। और सामान्य नमक के लिए जो एक स्रोत होता है वो होता है हैलाइट। चलिए अब बात करते हैं कुछ अक्रिय गैसों और मिश्र धातुओं से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्नों को लेकर। सबसे पहले यहाँ पे देखा है अक्रिय गैस, इससे ज्यादा प्रश्न तो नहीं आए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि कौन सा जो तत्व है जो नोबल गैस यहाँ पर नहीं है, तो नोबल गैस यहाँ पर देखिए आपका क्रिप्टन। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण यहाँ पर नहीं बनाता। ऐसे ही वायु में नहीं पाई जाती है, तो वायु में देखा जाए तो आपको रेडॉन गैस जो होती है नहीं पाई जाती है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो प्रयुक्त होने वाली गैस होती है वो कौन सी है, नियॉन। और गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैस होती है ऑक्सीजन तथा हीलियम। अब यहां पर अगला टॉपिक आता है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं को लेकर किस तरीके के प्रश्न आए हैं, यानी कि अलग अलग तत्वों को मिलाकर बनाई गई वस्तुएं और उन वस्तुओं का यहां पर उपयोग, इस तरीके के प्रश्न यहां पर बनते हैं इस चैप्टर से। जैसे कि आयरन, क्रोमियम और निकल की जो मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। पीतल के जो अवयव होते हैं जैसे कि जस्ता और तांबा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर, जिंक तथा निकिल की। कांसा मिश्रित जो धातु है तांबा और टिन की। तांबे की मात्रा जो अधिकतम होती है वो कांसे में होती है। तो यहां पर इसी तरीके के आपको प्रश्न इसमें बनते हैं। इसके बाद तांबे की जो मात्रा अधिकतम है आपको कांसे में है। पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर सभी उभय घटक के रूप में किसमें विद्यमान होते हैं, तांबे में। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ जो प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण जो धातु होती है वो कौन सी है, क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वो है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का जो प्रतिशत होता है 0%।
गन कॉटन जो होती है सेल्यूलोज नाइट्रेट की बनी होती है। इसी तरह कुछ धातुएं और उससे यहाँ पर मिश्रित धातु बनकर बनाई गई, वहाँ पे पूछा है किससे बनी हुई हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकेल और आयरन से मिलकर बनी होती है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल से बनी होती है। कांसा कॉपर और टिन से, और पीतल देखा जाए तो कॉपर और जिंक से बनती है। ऐसे ही एक और यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन है, जैसे कि मॉर्फिन को हम यहाँ पे एनाल्जेसिक भी कहते हैं। सोडियम जो होता है केरोसिन तेल से, और बोरिक अम्ल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, और जर्मन सिल्वर जो होता है एक मिश्र धातु होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से लगातार बनते हैं। पीतल जो मिश्र धातु है जस्ता और तांबे से मिलकर बनी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपमार्जक उर्वरकों को लेकर के, विस्फोटकों को लेकर के प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है यूरिया, डीएपी यानी कि फास्फोरस, तथा यहाँ पे नाइट्रोजन जो पाई जाती है 18% और 46%। यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है एमाइड के रूप में। अमोनिया फास्फाइड जो प्रयोग की जाती है कीटनाशक के रूप में। यूरिया नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है लगभग 47%। गैमेक्सीन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सुमेलित करने को लेकर है, जैसे कि हड्डियों में उपस्थित जो आपको तत्व होता है कैल्शियम फास्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल स्टिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, और फलों का जो पकना होता है वो एथिलीन के कारण। एक चैप्टर आता है जिसमें ईंधन और विस्फोटक पदार्थों को लेकर भी आपको केमिस्ट्री में प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि एलपीजी का मुख्य जो अवयव होता है ब्यूटेन है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन यानी कि डीडी जो है एक अजैव अपघटनीय यहां पर प्रदूषक होते हैं। इसी तरीके से डीडीटी यहां पे हमने देख लिया। संपीड़ित प्राकृतिक जो गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है मीथेन की। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में फ्रियॉन गैस होती है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न करता है हाइड्रोजन करता है। ऊर्जा का व्यवहारिक स्रोत यहां पर बायोगैस नहीं होती है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के रूप में सही रहती है। गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो सीबी देसाई ने किया। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी जो होती है वो CH4 होता है उसमें उपस्थित। डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है डीजल की वाष्प और वायु का मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन का रूप जो है प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर ऊर्जा। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद जहां पर एस्फाल्ट होता है। बायोगैस संदर्भ निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है वो मेथेन होती है। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया जो होती है किण्वन की होती है। सीटेन संख्या गुणता प्रवाल के रूप में जो प्रयुक्त होती है वो यहाँ पर डीजल में होती है। तो इस तरीके के जो प्रश्न है आपको एग्जाम में केमिस्ट्री को लेकर के काफी सारे यहाँ पर आपको बनते हैं जो कि आपने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अंतिम कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर हम देखते चलते हैं, जैसे कि सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वच्छतम जो ईंधन है प्राकृतिक गैस। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए जो प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिल लेड। हाइड्रोजन जो बम विकसित किया गया है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव पोटास गंधक और कार्बन है। विस्फोटक जिसका नाम यहाँ पे नोबल तेल है टीएनजी है। मस्टर्ड गैस का जो उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध के तौर पर। विस्फोटक के रूप में उत्पादन किया जाता है ग्लिसरॉल का। और डीजल की गुणात्मक विशेषता जो पाई जाती है वो सीटेन की संख्या में। जाते जाते यहाँ पर विविध के कुछ प्रश्नों को भी देखते जाते हैं इस सेशन में। जैसे सूची मिलान करने को लेकर के आया है। फ्रियॉन गैस प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। रॉकेट ईंधन में हम द्रव हाइड्रोजन का, और टांका में यहाँ पे टिन और लेड का हम प्रयोग करते हैं। कुछ घटनाएं जो कि यहाँ पर कुछ यौगिक से यहाँ पर संबंधित होती हैं, जैसे कि अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिम्मेदार होते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं। और ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऐसे ही वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है बेरोन। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा 2.2 किग्रा। वह मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी में उगाई जा सकने वाली फसल है धान। और आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन यहाँ पर वातावरण।
चलिए ये लास्ट यहाँ पर अंतिम प्रश्न यहाँ पर, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के प्रयोग किया जाता है आसवन विधि। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में उपयोग होता है कार्बन 14। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। चूहा विष के रूप में प्रयोग करते हैं जिंक फॉस्फाइड का। हड्डियों को अंधेरे में चमकने का कारण वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होना। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा किरणें। पृथ्वी की आयु का मापन हम यूरेनियम विधि के द्वारा करते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिसमें मापा जाता है चट्टानों को। पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल के ओजोन गज से। और आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिमी बंगाल में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज के इस टॉपिक में, एक लेक्चर में यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रश्नों को, फिजिक्स से रिलेटेड सारे यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर बायोलॉजी और उससे संबंधित यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक कृषि विज्ञान को लेकर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार अपने स्तर फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़िएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ते समय व्यवहारिक आपको उसका प्रयोग और उसके सिद्धांत बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ पर आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हैं, सुन सकते हैं और इसके यहाँ पर रिवीजन आपको बेहतर हो जाएगा। तो आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।